still visible to you, sir? Yes, Yes, Astha, but you're not audible. Hello. या very feeble. आपका आवाज ऐसे 500 मीटर दूर से आ रहा है. Okay. एक minute, sir. हाँ. Hello. क्या आस्था बेटर. Okay, sir. Okay, तो screen visible है क्या? Yes, go Okay. ahead. Okay. All the So, best. thank you, sir. So, a very good evening, everyone. So, today I am going to have some insights regarding the Steel Strips Wheel India Limited. So basically, they are into the auto ancillary industry who are manufacturing mainly the wheel rims. So this is how the wheel rims looks like, and they are mainly producing the steel wheels and the alloy wheels. Just to give you the difference between them, so जो major raw materials होता है steel wheels का, तो they are the steel only, but in alloy wheels they are aluminium. Okay, if we talk about the the realization value of alloy wheels are quite high as compared to the steel wheels. That's why the margin, one can easily earn nearly 14 to 15% of margin in alloy wheels, while that's not possible in the steel wheels, which give nearly single digit margin. Okay, so the company have entered into the alloy wheel segment nearly in 2016 and 17 with a JV with Kaling Technologies, a South Korean company. और आफ्टर 2017 लाइक 2019 से बेसिकली उन्होंने अपना पूरा सेल्स करना शुरू कर दिया था, एंड 2019 में their total मतलब their contribution in the total revenue was 3% only, which have increased to 33% in 2023, and we can expect in 2024 कि इतना ही लेवल रहेगा या थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा. ओके, तो अगर हम उनके सेगमेंट की बात करें तो मेजरली इनका रेवेन्यू पैसेंजर व्हीकल से आता है और कमर्शियल व्हीकल से आता है, दैट इज एलसीवी एंड एचसीवी, द कैटेगरी ऑफ सीवी ओनली. तो और एलॉय व्हील से भी आने लग गया है पिछले 5 सालों में, और लाइक in 2023 it was 33%, and this is the estimate for some and some report which I don't know whether to trust it or not. So just limit yourself to this only, this year only. तो as per them they have even mentioned कि 2023 में उनका जितना भी रेवेन्यू हुआ था मेनली उनका प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल से आया था, which was nearly 1900 CR, और सीवी सेगमेंट से आया था, that was nearly 1200 CR. और what will be their growth triggers for the 2024, that we will discuss in further slides. Okay, so if we talk Can we about just a sec? Can we go back to the previous slide? I just wanted to ask a few questions. yes, Uh, sure, sir. yeah. So one thing that I wanted to understand was इनके जो ये जो चार्ट है, ये इसका source, do you have it? सर बेसिकली ये मैंने एक रिपोर्ट थी डार्ट करके, तो फिर मैंने उससे उठाया था, और उनके मतलब क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल में भी उन्होंने बस ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया था, बट ये बताया था कि उनके पैसेंजर व्हीकल से और कमर्शियल व्हीकल से मेजरली रेवेन्यू आता है. तो आई Okay. थॉट इट कुड बी ट्रस्टेड. वो Asta, डार्ट वाला Dart is, लिंक दे देना. yeah, Dart वाला link दे दो, and Dart is a good research house. You can trust it somewhere. ओके ओके सर. ओके. सेकेंड थिंग मेरे को जो पूछना था कि जो मतलब आई डोंट नो इफ यू केम अक्रॉस, बट जो तुम्हारा एमएचसीवी सेगमेंट है उसमें एलॉय जा रहा है या स्टील जा रहा है व्हील्स? किसमें सर? जो एमएच वो ट्रक वाला जो सेगमेंट है, एमएचसीवी, मीडियम हेवी कमर्शियल व्हीकल्स, वो सर आई जो थिंक उसमें स्टील व्हील्स है. स्टील जा रहा है ना? आई एम नॉट श्योर. ओके ओके, गॉट इट. या हाँ, बट लाइक उन्होंने ऐसा बताया कि वो बहुत मतलब अपना जो
व्हील रिम है उसका कर्व थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, तो आई थिंक वो फिर ट्रक में ही जाना चाहिए, इतना बड़ा अगर कर रहे हैं तो। लेकिन वो फिर एक्सपोर्ट के लिए होगा जहाँ तक मुझे लगता है, डोमेस्टिक मार्केट के लिए आई डोंट थिंक ये होने वाला है। एंड ये थर्ड Correct. क्वेश्चन वाज हम्म, थर्ड क्वेश्चन वाज कि इनके कुछ आफ्टर मार्केट सेल्स होते हैं क्या, या Yes, sir. ओनली टू ओईएम? नहीं ओके, नहीं गॉट नहीं, इट। आप ठीक लाइक है, ठीक है। एक्सपोर्ट मार्केट में इनका आफ्टर मार्केट ही है, ओईएम अच्छा, नहीं है, तो उनका इतना मार्जिन आता नहीं है। लेकिन अभी उनको मतलब कॉन्वर्सेशन चल रही है यूरोपियन मार्केट से, तो ओईएम आने वाले हैं। ठीक है, ओके। या निर्वाण, डोमेस्टिक में या डोमेस्टिक में नहीं है क्या रिप्लेसमेंट सेल्स, आफ्टर मार्केट सेल्स? सर आई डोंट नो, अभी मतलब ओके, पिकअप नहीं मेजर हो रहा है निर्वाण, बट इट इज ओईएम कैचिंग में अप अ ज्यादातर लिटिल। है, ये मतलब इनके जितने भी हैं ये सारे ओईएम मार्केट का इन्होंने शो किया है, तो आफ्टर मार्केट का इतना डिस्कस नहीं किया था। तो ओके, maybe I'll give an insight over here. What is happening is people are replacing their wheels. मतलब जो say for example तुम ये all wheel drive 4x4 ये सब खरीद रहे हो, what are you trying to do is you want to fit in bigger wheels थोड़ा, ताकि ऑफ रोड कर पाओ, स्नो में जा सको. So that's राइट an aspiration thing that is picking up. It's at a very nascent stage, but it will pick up for sure because India has great tracks. मतलब राइट ऐसे ऐसे जगह है यहाँ पे रास्ता नहीं है, and people are getting into this content creation and ये वाला mode which is making others to purchase such cars, right? तो wheel का replacement होने वाला है. This is a trend that is going to happen in the next say 5 years, 10 years. The problem with India is none of these wheels are, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप महिंद्रा का ले लो, इनके जो रिम का साइज है दैट इज नॉट एन इंटरनेशनल साइज, जो कि से फॉर एग्जांपल एक फॉर्च्यूनर का हुआ या फिर फोर्ड का हुआ. So ओके, that is where these guys might have an advantage also. Like other, I mean, big players might not be able to come and sell those सेल, rims and also tires. So यहाँ पे जैसे Mahindra, for example, have their own wheel structure. So and Mahindra is actually ruling this entire off-roading segment. I mean, even Maruti got scared, and I mean not scared, but then they are also coming up with Jimny. They came up with Jimny to sort of give a competition to Thar. Yeah. right. So these alloy wheels generally in the passenger car segment, they mostly go in SUVs and high-end sedans. Is that right? No, even in like around 10 lakh, 12 lakh rupees, Okay, you okay. you get alloy wheels, and alloy wheels are a great accessory, and people actually pay up more for it. So is that like a default option when you buy the car, or is that an upgrade option that you It's an get when upgrade you buy? option. It's an An upgrade upgrade option. option. Okay, Default would be your steel normal वो punch right, steel होता है, and then people go for aftermarket alloy or in-house alloy. अब aftermarket में there aren't much reliable suppliers out here. Yes, sir. So mainly then they go for the OEM. तो OEMs के पास जितने सारे नेटवर्क है जैसे स्टील स्ट्रिप, यही लोग OEMs को sell करेगा, and then they buy it. But as we move towards more what do you call adjustable vehicles, ताकि you can go anywhere you want, or based on the road conditions, say तुम snow में चलाओगे, mud में चलाओगे, ऐसे conditions में, तो तब you need different sort of wheels. And people, I think there's a lot of people traveling to the mountains in the winter, and these are the guys who's going to buy such things because वहां पे बहुत car damage होते हैं if you take your normal highway right, wheels. right. So I see Got some it. changes there. Yeah. Got it. So, Astha, what is this SOB share of? क्या है ये share of business क्या? हाँ, something like that, sir. Okay, so they have Maruti, Hyundai, Mahindra, Tata Motors नहीं है क्या? अच्छा, होना तो चाहिए टाटा मोटर्स, नहीं मैंने तो है, देखा नहीं था है. इनके. टाटा मोटर्स Maybe मिंदा से ले रहा होगा फिर. नहीं, इनके MHCV सेगमेंट में है टाटा मोटर्स, बट MHCV में है, पैसेंजर में पास कार में नहीं है. पॉसिबल. That's interesting. Okay, and what is OTR? Off road है क्या कुछ? Over the road, sir. It's heavy commercial vehicles. Okay, okay, okay. All right, yeah. Thanks, Asta. You can proceed. Okay. So basically, they are having four major plants. So first is Dapur Chandigarh. तो ऐसा कुछ mandatory नहीं है कि यहाँ पे एक specific vehicle के लिए wheels बनाए जाते होंगे. It is a mixed plant basically, which have a capacity of 10.8 million wheels, and they are running at a capacity utilization of 92%. Second, we have Orgadam Chennai, and they represent different, मतलब separate numbers for cars and trucks, and they have a capacity utilization of 7.5 million.
wheels, out of which 6 million is for cars and 1.5 for trucks, and the capacity utilization is nearly 68 to 70%. Then we have Jamshedpur, Jharkhand, with a capacity of 2.16 million wheels and who is running at a capacity utilization of 78%. Then we have Mehsana, Gujarat. It is only for the alloy wheels only, and which have a capacity of 3 million for as of 2023, matlab March 2023. But they have decided कि in the July they will increase their capacity to 4.5 million wheels, and 5 million wheels ये कर देंगे next 18 months में. And currently they are having a capacity utilization of 96%, जो कि काफी ज्यादा है और plants के मुकाबले. If we talk about their revenue growth, so in 20 Asta, one question. Their yes, alloy wheel plant is only Mehsana, is it? yes sir, All the other three are steel. yes sir. Okay. If we talk about their revenue growth, so in 2021, which was a pandemic year for them, इससे पहले इनका जो revenue था, it was nearly in the range of 1500 to 1700, but after that it have jumped up drastically, and it reached at the level of 3500 to 4000 level. And I have just deep dived into it and got to know कि इनका alloy wheels में इतना ज़्यादा revenue नहीं था, जो कि 2021 में 2021 के बाद काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. ओके, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि इन 2024 इन नेक्स्ट 2 to 3 years इनका इतना लेवल तो ऑब्वियसली रहने ही वाला है. इफ यू टॉक So, अबाउट Asta, can we go back? As you know, as we discussed, ये बहुत important point है. तो 2021 से 2022 में the sales doubled, right? यस सर, 1700 से 3500 हो गया, 3600 हो गया इनफैक्ट. alloy wheels में जो increase आया, that was say around 400 crores, from 338 crore to 708 crore, right? That is about 370 crores. तो अगर वो हटा भी दो तो मतलब उसमें से 3560 में से अगर 400 करोड़ हटा भी दो, then also it's 3160, right? So the steel wheel volume almost more than doubled. So what else happened? Like, alloy wheels doing really well, that is only a part of the explanation. What else happened that made this revenue go 2x, and then it has stayed at that level? It has not mean reverted. यस So any insights on this? सर, व्हाट आई कैन से कि एक और पॉइंट इनका एक्सपोर्ट मार्केट भी हो सकता है, क्योंकि 2021 में इनका एक्सपोर्ट अच्छा खासा था. लाइक आई डोंट रिमेम्बर द नंबर, बट इट वाज, मतलब आई डोंट रिमेम्बर द नंबर एग्जैक्टली, पर था सर, वो मैं आपको शायद बाद में हाँ बता. नहीं, तो इस पे ना 2021 से 2022 में you need to do a segment wise analysis. Just note it down somewhere, Astha. You need to do a V1 R1 plus V2 R2 kind of analysis, जहाँ पे तुम basically volume of alloy wheels into realization alloy wheels plus volume of steel wheels into realization steel wheels. ठीक है, ये 4 डेटा पॉइंट निकालने की कोशिश करो for FY21 FY22. और इसमें एक एक्सपोर्ट का भी एंगल आएगा, जैसे मे बी एक्सपोर्ट रियलाइजेशंस आर हायर देन डोमेस्टिक, राइट? सो अगर एक्सपोर्ट परसेंटेज बढ़ेगा तो तुम्हारा मतलब इट कैन इंक्रीज. सो मे बी दिस विल बिकम नॉट V1 R1 बट V1 export into R1 export plus V2 export into R2 export plus V1 domestic into R1 domestic plus V2 डोमेस्टिक इंटू R2 डोमेस्टिक. मतलब तीन तीन अलग अलग डायमेंशंस में तुम्हें वॉल्यूम और रियलाइजेशन पे डेटा अगर मिल सकता है तो इट विल कंप्लीट योर एनालिसिस. एक्सपोर्ट्स, देन एलॉय व्हील्स एंड फॉर स्टील व्हील्स. ओके सर. So if you can break it up, then it will give you very clearly. अगर ये डेटा अवेलेबल है, अगर कंपनी कॉन कॉल प्लस पीपीटी मिला के अगर इसके बारे में बात करती है, you will be able to see very clearly कि ये जो डबलिंग हुआ है वो exactly कहाँ पे हुआ है, right? Was it because of realizations? First of all, was it volume driven? Secondly, was it due to alloy wheels or was it due to exports? What is the reason? So just try to break it down along these three dimensions: key exports, alloy, and steel. ओके सर.
another thing that I want to kind of know is back in 2019, right? These alloy wheels mostly were imported. There weren't any reliable manufacturer in India. And मेरे को जितना तक पता था, these were all imported. Did the government put up some regulation on import, general import of these? This is something I would like to know actually. Maybe you can skim through this. I mean, check it while you're doing that research, right? सर लाइक एंटी डंपिंग ड्यूटी तो चाइना पे लगाया था. पर इसके ऊपर alloys के ऊपर भी था क्या? Alloy wheels के ऊपर? दैट आई डोंट नो सर. हाँ हाँ, मतलब keep it in your research while. Yeah. ओके सर. All right, please continue. Yes. एक मिनट. हाँ, लगाया था. Government extends anti-dumping duty on aluminum alloy wheels. यस सर, लाइक 2022 तक लगाया था. आगे एक्सटेंड किया कि नहीं इतना श्योरिटी नहीं है. सर कैन आई कंटिन्यू? Yes, please. Okay. So if we talk about their ROE, ROCE level, so it was generally in the level of 10 to 12%. And the reason that they have stated ki they made a huge capex during those years, that's why their earnings got reduced, and which is why their ROE, ROCE is quite low. But now it is like capex have majorly done during the 2018, 2019 level only. उस टाइम पे किया था. तो अभी केपेक्स जो हो रहा है मेनली वो एलॉय व्हील्स के लिए ही हो रहा है, तो अर्निंग्स पे इतना ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा. तो दैट्स व्हाई देयर ROE have increased and reached up to the level of 20% or even more. If we talk about their debt to equity ratio, it was nearly in the range of 1.25 or even 1.29, जो कि अब 1 से नीचे ही हो गया है. और this year they have decided to only reduce it by 60 CR, और they have not decided कि वो अपना debt इतना ज़्यादा drastically reduce करने वाले हैं. So basically these ये तो generally लिया ही जाता है gross margin, operating profit margin और PAT margin, but management have thought of introducing some new multiple as well, क्योंकि as per their saying they said कि उनका operating profit margin जो gross margin वगैरह काफ़ी ज़्यादा fluctuate होता है. तो एक trend के लिए हमें EBITDA per wheel लेना चाहिए just to predict the future earnings. So that's why I have made the separate graph for this as well. So nearly 2021 में 2021 तक इनका EBITDA per wheel 150 तक के रेंज में था, जो कि 2022 से 200 या 250 तक के रेंज में आ गया है. और लेकिन हमने जैसे स्क्रीनर पे भी आई हैव सीन कि इनका जो ग्रॉस मार्जिन था इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुआ है. तो इट वाज इन द रेंज ऑफ 35% to 34% only, and operating profit margin is also consistent with which is in the range of 10 to 12%, while their PAT margin is in the 4 to 5% only. So if we do the pair comparison, so I have just bifurcated their both segment, that is the alloy wheel segment and the steel wheel segment. So alloy wheel segment ke liye I have taken some different companies, that is NK Wheels and the Minda Kosai, and for the steel wheels I have taken Wheel India Limited. तो NK और Minda Kosai की अगर बात करें तो NK is solely dealing with the alloy wheels only, and the Minda Kosai is the wholly owned subsidiary of Minda, and they have a capacity in 2022. They had a capacity of 63 lakh wheels, while SSWL had a 30 lakh wheels capacity, or NK का was nearly 27 only. Or we have already seen ki in next 12 to 18 months they will increase it to 5 million, that is 50 lakhs. So we can see ki in the next 2 to 3 years there will be only two major players, that will be the SSWL and the Minda Kosai. Okay. Or one more thing ki Minda Kosai have entered into the alloy segment in 2010, and up from there to now they have only increased their capacity to 63 lakh only. पर अब ये 2017 में आया, उसके बावजूद भी वो उसके हाफ रेंज तक पहुंच चुका है. तो या after that if we talk about the steel wheel segment, तो Wheel India Limited who are mainly into the steel wheel segment only. अभी उन्होंने थोड़ा बहुत
एलॉय व्हील्स में एंट्री करना शुरू कर दिया, लेकिन मेजरली उनका रेवेन्यू स्टील व्हील से ही आता है। तो इट इज 3200 CR एंड SSWL is having 2700 CR. Gross profit margin, operating profit margin और PAT margin as compared to their competitors are quite high. मतलब SSW have maintained a good margins as compared to the competitors. I have not included the Minda Kosai because इनका अलग से data available नहीं था, बस revenue का ही data था. और as it is a yes sir. Yes, sorry, 2 points. One is Minda doesn't sell steel wheels, क्या? Minda, sir, एक्चुअली इनका जो इनकी काफी सारी डिविजन्स है, तो एक कास्टिंग डिवीजन करके था, तो उसमें स्पेसिफिकली अलॉय व्हील्स ही लिखा था, और जितने भी डिवीजन थे फिर वो सिटिंग के थे, रियर व्यूज वगैरह वगैरह के थे, तो ऐसे स्टील व्हील्स का कहीं तो मैंने देखा नहीं. Okay, that Most is likely question not. one. Okay, Most not likely is it? not. Yeah. Okay, okay. Right. Second question, second actually not question, suggestion asked is for all subsidiaries, okay? A company is required to, for all, I think, subsidiaries where they hold more than 50%, as in a company holds more than 50%, it is mandatory for the company to provide their P&L, balance sheet, annual report, basically, subsidiary का सर on ये their प्राइवेट website. लिमिटेड लिखा हुआ था इस पे. क्या लिखा था? प्राइवेट नहीं, प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड होने के बावजूद उनके वेबसाइट पे दे हैव टू मैंडेटरीली अपडेट देयर फाइनेंशियल्स एवरी ईयर. तो 2022 फाइनेंशियल्स तुम्हें ऊनो मिंदा के वेबसाइट पे अगर तुम जाओगे तो मिंदा कोसेई का तुम्हें मिल जाना चाहिए. ओके सर. तो वहां से तुम ग्रॉस मार्जिन, एबिटा सब कुछ चेक करके इस ग्राफ में ऐड कर देना, बिकॉज ओके दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. ओके सर. श्योर. या ओके. हाँ ओके. सो एक मिनट. So I have made the separate slide for this potential in alloy wheels because the company is very much optimistic regarding the revenues that they can generate from this segment, especially in the domestic market. They are also optimistic in the export market, but more in the domestic market. They have given some market data ki in China, the aluminium market in the four-wheeler segment is 80%. It has reached to the 80%, which is quite similar to the USA and Europe. But if we talk about the India, it is only 36%, which can increase to 50% in the next 3 years. Okay, and as I have already discussed, कि majorly इनके दो ही player होने वाले हैं, Minda Kosai and SSWL, and they have also provided the reason कि और players इसलिए भी नहीं होंगे because of the quality assurance. Like the SSWL have quite higher standards which the Indian companies can't reach. तो दैट्स वाई और जो भी और प्लेयर्स होने वाले हैं एलॉय व्हील्स के, तो दे विल गोइंग टू कैप्चर द आफ्टर मार्केट, while these companies, especially the SSWL, they will capture the OEMs because they are preferring the quality over the styling and everything. Those SSWL will going to capture 35% to 40% of the Indian market, Indian alloy market. अगर हम एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो अगेन दे हैव गिवन सम मार्केट डेटा कि ग्लोबली 350 मिलियन व्हील्स का प्रोडक्शन होने वाला है, उसमें से इंडिया विल अप्रोक्सीमेटली प्रोवाइड 9 मिलियन व्हील्स. 9 मिलियन व्हील्स कम है, इसलिए कम है क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स है, कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा, वो चाइना, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया से है. और चाइना का स्पेसिफिकली रीज़न यही दिया कि गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है, तो उनका एल्यूमिनियम जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो फिर जो सप्लायर्स को अमाउंट जिस अमाउंट पे देते हैं वो काफ़ी लो होता है. तो इंडिया को अगर कम्पीट करना है तो फिर उनको थोड़ा सा मार्जिन कम करना पड़ेगा, पहली चीज़ तो, इसलिए वो इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है. एंड सेकेंड थिंग, दे आर अ बिट ऑप्टिमिस्टिक एक्सपोर्ट मार्केट में क्योंकि एज आई ऑलरेडी सेड कि यूरोप में स्पेशली दो बिगर प्लेयर्स हैं जो पहले मोरक्को से मंगाते थे, लेकिन उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लग गई है अगले 5 साल तक. तो फिर दे आर इन अ कॉन्वर्सेशन विद द SSWL कि वो जाके उनको एल्यूमिनियम मतलब अलॉय व्हील्स प्रोवाइड कराएं. सो दैट्स वाई मतलब इनका फ्यूचर प्लान भी है कि वो कास्टिंग सेगमेंट में भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं ताकि वो एज अ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट के तौर पे काम करें, और वो अपना व्हील का वेट भी बढ़ाना चाहते हैं. तो व्हाट आई थिंक कि वो ज़्यादातर मेनली यूरोप एक्सपोर्ट को मतलब वो एक्सपोर्ट में ही उस चीज़ों को सप्लाई करेंगे.
That's what I think. They have not specifically mentioned that thing. एंड व्हाट दे हैव मेंशन कि इस साल जो इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू होगा 600 से 650 सीआर का, उसमें से दे आर एक्सपेक्टिंग ओनली 80 टू 100 सीआर, क्योंकि ये जो ओईएम्स है इनका अगर कॉन्वर्सेशन हो गया सक्सेसफुल, जो कि मेजरली इनके फेवर में है, तो उनका जो भी रियलाइजेशन होगा वो 2025 से आना शुरू होगा. Okay, so they had a vision कि they want to become the top 10 aluminum producer, and for that they have to manufacture at least 10 million wheels, out of which they are expecting 6 million wheels they will able to provide in domestic market, while rest of the wheels from the export market, majorly from the OEMs only. और अभी इनका कैपेसिटी कितना है अलॉय व्हील्स का, एसएसडब्ल्यूएल का? 3 मिलियन. Yes, sir. Mehsana wala plant only 3 million, and that is going to become 5 million, you said, Yeah, yes, sir. in 2 years. Mm-hmm. Okay, okay. हाँ सर, तो ये दिस इज देयर फ्यूचर प्लान्स दैट दे हैव एंटर इनटू सम controller motors and some kind of wheels in the EV, and they have made some JV with Breitler Technologies, an Israel-based company. Okay, तो फिर they are want to become the entire powertrain of the vehicle, ताकि उनको थोड़ा सा pricing power मिल सके, something like that. So इन्होंने इतना कुछ ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं बताया था, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही बताया था. तो सेकेंड थिंग इज एल्यूमिनियम कास्टिंग. ये इस चीज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि एल्यूमिनियम कास्टिंग में वो ज़्यादा भी मतलब प्रोड्यूस इसका अलग से में प्लांट बनाएंगे कुछ ऐसा, एंड इट विल बी द सब्स्टिट्यूट ऑफ इम्पोर्ट. और इसका जो भी कुछ भी होगा वो ज़्यादातर ईवी सेगमेंट में जाएगा, स्पेशली द पैसेंजर व्हीकल, और दे विल सप्लाई द व्हील्स विच विल बी द width ऑफ नियरली 27 इंचेस. और एक्चुअल मास प्रोडक्शन इसका नेक्स्ट ईयर से ही स्टार्ट होगा. और दिस इज देयर केपेक्स प्लान. तो मेजरली 140 सीआर इनका केपेक्स है, जिसमें से मेजरली इनका एल्यूमिनियम सेगमेंट में ही जाएगा एट द एंड ऑफ द, मतलब 100 सीआर नियरली. ईवी कंट्रोलर और मोटर्स में दे आर expecting to spend nearly 20 CR, and afterward, if they will get the positive response from their suppliers, they will increase their production and reach and will spend nearly 100 CR depending upon the market responses. Alloy wheels may they have decided ki 4.5 million by the end of July they will increase, or maintenance capex will be nearly 30 to 40 CR. हाँ, तो ग्रोथ ट्रिगर्स 2024 का इन्होंने बताया है कि एक्सपोर्ट से ही होगा मेजरली, की जो कि 500 से 600 सीआर होगा. फिर कमर्शियल व्हीकल का दे सेट की सिंगल डिजिट में ग्रोथ होने वाला है, और अलॉय व्हील्स में भी डबल डिजिट का ग्रोथ होगा. और दिस इज देयर मंथली सेल्स ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर बेसिस. तो वी कैन ऑलरेडी सी कि अप्रैल में इनका वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपोर्ट में 48% था, लाइक, बट मई में 114% हुआ है. बट वी डोंट हैव टू बी वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि लास्ट ईयर इनका एक्सपोर्ट इस टाइम पे काफी लो था, तो लो बेस होने की वजह से भी ये थोड़ा ज्यादा आ रहा है. ओके, बट थोड़ा बहुत इंक्रीज भी हुआ है. Okay, so if I will do some forensics, so currently still they are having nearly 13% of pledge shares. उसके बाद not much information I was available with the board of directors, but yeah, Dheeraj Garg, who holds nearly 29% of the shares, he have a rich experience in the company, and some like थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि लाइक रेम्यूनरेशन ऑडिटर का 30% CAGR से ग्रो हुआ है, while revenue have grown with the 26%. Okay, like last year we have seen कि just wait, इनका रेवेन्यू ग्रोथ 14% से इंक्रीज हुआ था, और रेम्यूनरेशन ऑफ धीरज गर्ग इट हैव इंक्रीज बाय नियरली 235%. तो इट इज ऑल्सो क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी. और अगर हम इनका टोटल रेम्यूनरेशन देखें तीनों डायरेक्टर्स का, तो इट इज नियरली 78% ऑफ द पैट. ओके, और 78% ऑफ पैट? नहीं यार, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए सर, क्या पता गलत हो, क्योंकि 78% ऑफ पैट? बाप रे, क्या बात कर रहे हो यार, इस पे सर तो मतलब. ये एनुअल रिपोर्ट से ही मैंने लिया था अच्छा, 2020. FY22 का नंबर है ये? यस सर. हाउ मच इज द सैलरी फॉर धीरज गर्ग FY22? 14 करोड़.
48 CR. नहीं नहीं, यार 4.8 CR. 4.8 CR है। Yes, sir. 4.8 एंड सब मिला के 5.2 5.6 और उनका प्रॉफिट था 205। कहाँ यार 2% 2.5% है। चेक करो गलत है ये। एक मिनट सर। यार नहीं तो टोटल सैलरी देखो ना, आपने ऊपर का फिगर देखा है, टोटल सैलरी 14.5 करोड़ है, सब पर्क्स वर्क्स कमीशन लेके। तो 14.5 एंड 15 16 करोड़, सो 16 करोड़ आउट ऑफ 200 मीन्स 8% है। 8% ऑफ पैट है। पता नहीं मैंने कैसे कैलकुलेट किया था सर। लाइक मैं भी कुछ ज्यादा ही शॉक था मे हाँ बी। ये नहीं हो सकता नंबर, ठीक है वो नंबर करेक्ट करो। आई थिंक इट्स 8% फ्रॉम व्हाट डेटा यू आर शोइंग। 16 crores is the total payout and 200 crores is the profit, which comes to around 8%. ओके ओके। Asta, I had a question. You have the forensic checklist with you? Do you know about Yes, it? I have. अच्छा, Wait. तो बाहर क्लिक करो उसमें। You were editing, right? That's why it doesn't work. नहीं, in the Excel. Yeah. Where is the checklist, sir? What is the overall score of this company? It's 21. अच्छा, सर एक चीज और थी। एक तो रेम्यूनरेशन का था। एक इनका जो, एक मिनट, इंटरेस्ट वाला होता है कि जो उनका अदर इनकम, मतलब जो अदर इनकम में शो करते हैं, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और बैंक बैलेंस है, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो नियरली ये वाला। एक बार आप इसे भी क्रॉस चेक करिए कि इंटरेस्ट रेट अर्न फ्रॉम अदर इनकम और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक बैलेंसेस वो 31% आ रहा है मेरा। उसमें ये भी हो सकता है आस्था, इसमें तुम FY22 का जो एनुअल रिपोर्ट है ना, उसमें जाके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अदर इनकम का ब्रेकअप चेक करो। उसमें क्या सर होगा। किया था वो, और हाँ इनको कंसोलिडेटेड नहीं है क्योंकि कंसोलिडेटेड इनका इस ईयर से आना शुरू हुआ है, FY23। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। तो FY21 FY22 का फिर आप स्टैंड अलोन देखो। उसमें अदर इनकम में मेरे ख्याल से दो तरह की एंट्रीज होगी। एक तो जो बैंक बैलेंस और कैश पे उनको उन्होंने कितना इंटरेस्ट कमाया है। दूसरा होगा उनके पास इन्वेस्टमेंट्स होंगे, बॉन्ड्स होंगे आई थिंक। हाँ 31 पे जाओ। सही रहा। हाँ तो प्रॉफिट ऑन इंटरेस्ट इनकम, अच्छा ओके जस्ट अ सेकेंड ना। इंटरेस्ट इनकम 1079 मतलब 10 करोड़। और इनका कैश बैलेंस कितना था, 58 करोड़ के आसपास था। नहीं वो तो फाइनेंस कॉस्ट है। एक अ, एक काम करो, एक बार इनके बैलेंस शीट में जाओ। हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं फाइनेंशियल एसेट्स में, ये बहुत ही कम है। करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं, नहीं इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। तो मतलब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 23 करोड़। सर ये भी करेंट अकाउंट का हिस्सा है, तो आई डोंट थिंक कि उसमें इंटरेस्ट मिलता होगा, तो मैंने बैंक बैलेंसेस लिया था। हाँ तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 12 करोड़, ये पूरा करंट अकाउंट था क्या। यस सर, और कैश इन हैंड था शायद। अच्छा ठीक है तो मिल ही हाँ कोई बात नहीं, वो नोट नंबर 12 13 को हम बाद में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है तो मतलब दे आर अर्निंग अराउंड 10 करोड़ ऑन 35 करोड़ ऑफ कैश, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग कि ये 31% आ रहा है, राइट। ठीक है इसको चेक करना पड़ेगा। देयर वाज नो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन। सो लाइन आइटम B2 एंड B3 दोनों को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्या? नहीं तो दैट्स व्हाट आस्था है सेइंग कि B2 में जो कैश है वो शायद करंट अकाउंट में पड़ा है। एक काम करो आस्था, नीचे नहीं, स्क्रॉल करके नोट नंबर 12 पे जाओ। मतलब क्यों ही करंट अकाउंट में फेंक के रखेगा वो?
एफडी करके भी रख सकता है ना, मतलब हाँ शॉर्ट टर्म एफडी 6 मंथ्स की एफडी हाँ हाँ, करके रख मतलब सकता है ना। एफडी रखना चाहिए। हाँ करंट अकाउंट में क्यों रखा है पता नहीं। हाँ ये देखो, करंट अकाउंट में सिर्फ 22 लाख है आस्था मैडम, ये आपका बाकी डिपॉजिट्स ही है। चेक इन हैंड, सर चेक्स चेक्स इन हैंड तो मतलब अकाउंट में ही होगा वो। चेक्स इन हैंड ये क्या होता है, ये तो पहली बार देख रहा हूँ। ये क्या वो रिसीवेबल्स वैसे टाइप का कुछ नहीं होगा नहीं, क्या, रिसीवेबल्स नहीं हो सकता वो, मतलब कैश ही होगा। अच्छा Check in hand is a financial instrument that represents a promise of payment made by the drawer to the payee. Okay. Okay, not sure. We'll have to figure this out. एंड दिस इज आल्सो अ बिग नंबर एक्चुअली। आई Yeah, डू, it's a very big number, yeah. 23 crores. बट आई is एम a- श्योर इसमें इसमें उनको मतलब नहीं कर सकता है, आई आई डोंट नो, नॉट श्योर या। Hmm. Good point, Asta. I think this needs to be checked. yes, ये sir. कैसे हो सकता है? ओके तो मेजर इश्यू यही था, और ये भी था कि रेम्यूनरेशन काफी मतलब लाइक 3 डिजिट से 3%, मतलब क्या था, एक मिनट, हाँ इनका Remuneration वाला आप दोबारा कैलकुलेट करो आस्था. I think that is 8%. नो सर, ये तो इनके एनुअल रिपोर्ट में ही था कि इंक्रीज इन रेम्यूनरेशन धीरज गर्ग का हाँ हाँ 235% से हुआ है। हाँ, you're saying कि इंक्रीज बहुत ज्यादा हुआ है. ओके, या लेकिन रेवेन्यू फिर उतना परसेंट से ग्रो भी नहीं किया। राइट, ठीक हाँ, है और तो सब सही था सर, ठीक ज्यादा है. तो ओके ओके. ओके तो फिर ये प्लेज शेयर का हिस्ट्री आपने चेक किया क्या आस्था? मतलब ये 13% घट रहा है या बढ़ रहा है धीरे धीरे? सर घट रहा है, घट रहा है, सब अच्छा. स्क्रीनर पे भी लिखा हुआ है। ओके यस सर। ओके, ठीक है. एज लॉन्ग एज घट रहा है ये, तब तक ठीक है. इफ पॉसिबल आस्था, इस पे थोड़ा डिटेल दे देना कि प्लेज शेयर हर एनुअल रिपोर्ट में ना, लास्ट 3-4 एनुअल रिपोर्ट चेक करके एक बार देख लेना कि किस लेवल से कैसे कैसे लेवल्स थे, कैसे घट रहा है, वो थोड़ा इनपुट दे देना. मैं कैप्चर कर रहा हूँ तुम्हारे क्वेश्चन में, ओके सर। वो दिखा देना. ठीक है, ओके. और वैल्यूएशन का बताऊं सर? हाँ, तो और ट्रिगर्स ट्रिगर्स आप बताने वाले थे ना? हाँ तो दिस इज द ट्रिगर पार्ट। अच्छा, ओके. स्टील और एल्यूमिनियम की प्राइसेस दैट शुड आल्सो बी ट्रिगर ना, इनके इनके कुछ तो इन्वेंटरी थे। आई थिंक निर्वाण यू वर डिस्कसिंग दिस, दैट्स व्हाट मेरे को याद है थोड़ा बहुत। नहीं नहीं, वो तो आप इन्वेंटरी कॉस्ट की बात कर रहे हो. आई थिंक कि स्टील का जब प्राइस आपका गिर रहा है हम्म तो दे माइट हैव इन्वेंटरी लॉसेस, हम लोग वो डिस्कस हम्म कर रहे थे. बट देन यू रिमेम्बर इन Q4 द रिजल्ट्स वर फाइन. सो माय अजम्पशन वाज कि इन्वेंटरी रिलेटेड कोई लॉस इनका शायद नहीं होने वाला. मे बी वन मोर क्वार्टर वी नीड टू सी. तो एक और क्वार्टर में अगर इनका ग्रॉस मार्जिन ठीक रहा तो मे बी दैट इन्वेंटरी पॉइंट, द फियर अबाउट inventory, high cost inventory going into COGS, whereas the realizations crash as steel price comes down, that fear may not be playing out. Because play out होना था तो इस क्वार्टर में भी थोड़ा play out होना चाहिए था. Because uh, if you remember they had said कि स्टील का प्राइस ऐसे चेंज होता है तो 2 क्वार्टर लैग से हम लोग वो प्राइस पास ऑन करते हैं टू आवर कस्टमर्स. तो अगर स्टील घटता है तो 2 क्वार्टर स्टील घटना शुरू हुआ फ्रॉम Q3 FY23. तो I think by next quarter they will start passing on. Actually, from this quarter they should start passing on. By Q4 they should have started passing on the lower prices to customers. The my fear was कि प्राइस लो हो जाएगा बट उनकी इन्वेंट्री में जो स्टील है वो पहले का खरीदा हुआ हाई कॉस्ट स्टील रहेगा, तो द ग्रॉस मार्जिन विल कोलैप्स. तो वो इस क्वार्टर में हुआ नहीं है. Q1 देखना है. अगर Q1 में भी नहीं हो रहा है तो देन दैट अंडरस्टैंडिंग इज नॉट करेक्ट जो मैं ये निकाल रहा हूँ. राइट यार, ये लोग अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में ना पिछले वाले क्वार्टर का नहीं देता है. सो दे गिव लाइक 31st March अच्छा 23 and 31st March 22.
Oh, okay. इसमें तो इन्वेंट्री राइज ऑलमोस्ट आई थिंक काफी ज्यादा हुआ है, 100 crores करीब हुआ है. इन्वेंट्री राइज से कुछ वो नहीं कर सकते Hmm. गौरव, बिकॉज दे कैन बाई इन्वेंट्री, नो, सो लाइक Yeah. लॉसेस यू विल हैव टू सी कि ग्रॉस मार्जिन अगर एकदम ड्रॉप कर गया तो दैट मींस दैट हाई कॉस्ट इन्वेंट्री इज गेटिंग कंज्यूम्ड, वेयर एज योर रेवेन्यूज आर बीइंग रिकॉर्डेड एट Hmm. न्यूअर लोअर कॉस्ट. सर हाँ बोलो. सर एक क्वेश्चन था कि लाइक ये तो अपने सारे रॉ मटेरियल के जितने भी प्राइस इंक्रीज होते हैं तो वो तो पास ऑन हो जाता है, तो फिर ये ऐसे इन्वेंट्री ज्यादा इकट्ठा क्यों करके रखेंगे? हाँ, तो अगर तुम देखोगे दे हैव 101 days worth of inventory, right? If you check their inventory days, and they have said कि मतलब 180 days में they pass on, right? तो then it is fine. They should not have any issue because you're right, Asta, because they are holding only 100 days worth of inventory and they are changing prices every 180 days. So by the time comes for them to reduce prices, most of their inventory will also be low cost only because they are keeping less inventory. If they kept say 300 days of inventory, then they might be caught with their pants down sometimes when steel prices could crash, but they are left holding. And when steel prices crash after 180 days, they have to give lower prices to their customers. But since they are carrying 300 days of inventory, by the time comes to give lower prices, they may still have some higher priced inventory. But in this case, their inventory days are much lower than their price resetting cycle. So to answer your question, Gaurav, I think that's the reason that we don't see any kind of gross margin compression. So that fear can probably be ruled out. Makes sense. Yeah. Yes, we can quickly go to valuations, I think. Okay, sir. तो एक चीज बताओ यार, इनका जो डार्ट में रिपोर्ट था, दैट रिपोर्ट वाज सेइंग कि इनका एलॉय व्हील्स का मिक्स जो है वो 33% पे ही रहेगा, 30-32 उसी Yes, रेंज sir. में रहेगा. वो मतलब इतने ऑप्टिमिस्टिक है ही नहीं, मतलब इन्होंने अपना वो अपना बताया है कि 4500 तक हम रेवेन्यू ग्रो करेंगे. लाइक मैं उनका भी आपको शेयर अभी कर देती हूँ. नहीं, बट द सिंपल थिंग इज देयर कैपेसिटी इज बिकमिंग 50% मोर. 3 मिलियन से 4.5 मिलियन हो रहा है. अगर 3 साल में भी इन्होंने ये कर लिया तो दैट इज अबाउट 15-16% ग्रोथ इन alloy wheels, which should be higher than the steel wheels growth, right? So the percentage of alloy wheel revenue should be much higher. क्योंकि was that percentage volume or percentage revenue, that 30-32% का जो आप दिखा रहे थे That's डार्ट? revenue. So that is very strange, ना, because the realization is 3 times steel. तो अगर volume बढ़ रहा है और realization इतना ज्यादा है तो the percentage from alloy wheel should increase, no? एक चीज और एक जो इनके फेवर के अगेंस्ट जा रहा है nowadays, what is happening is OEMs to reduce cost, ये लोग alloy wheel का एक कैपिंग लगाते हैं. So for example, you have your steel wheels and उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कैपिंग रहता है या फिर एक स्टील का भी कैपिंग रहता है, which looks like an alloy, but वो alloy है नहीं. अच्छा, okay. So that they can also make, I think. हाँ, पर वो तो बहुत चीप होगा ना, मतलब उसमें cheap क्या ही होगा. रहेगा. Right. But considering they are putting up 50% capacity, I'm pretty sure 50% extra, I'm pretty sure their plan, at least on paper, is to utilize it within say 3 years, right? So 3 years में अगर तुम 50% capacity बढ़ा रहे हो तो 15% से तो grow करना पड़ेगा तुमको volume. And revenues are 3x of, I mean, per unit realization is 3x of steel. So हाँ, मतलब इनके जो कैपेसिटी होता है, जस्ट थिंक अराउंड इट, वो क्या होता है, मतलब एक तो हो गया एल्यूमिनियम स्मेल्टर, तो जहाँ पे एल्यूमिनियम पिघला के यू गेट मोल्टन एल्यूमिनियम, फिर उसको वो कास्टिंग करना पड़ता है, मतलब कास्टिंग माने दैट वुड बी अ डाई कास्ट, जो कि ओईएम के साथ डिसाइड होके कुछ मतलब जो डिजाइन्स होते हैं वो फिक्स्ड हो जाते हैं, एंड ओईएम्स विल बी रिस्पांसिबल फॉर दैट एंटायर आउटपुट. मतलब ओईएम जस्ट इन टाइम मेथड यूज करेगा मोस्ट लाइकली, और they'll tell कि every month they have this much order and वो लोग बनाता रहेगा. So whenever they're making such investment, they have a fixed OEM, I think. Exactly. So it's not a blind investment, right? हाँ. और ये सब metal blocks है तो ये काफी बड़े भी है, you can't really change it, मतलब swap नहीं कर सकते हो.
हाँ, तो मतलब वही मेरा पॉइंट है गौरव कि अगर अगर realization is 3x of steel wheels and volume growth is 15% in alloy wheels and steel wheels का volume growth उतना हाई है नहीं, 10% के आसपास है, तो ऑब्वियसली अगर आज 30% है alloy wheels का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, तो 3 साल बाद वो बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए ना. तो डार्ट, मे बी वी शुड रीड द डार्ट रिपोर्ट, तो वो रिपोर्ट शेयर कर देना आज तक. ओके सर. हाँ यार. Okay, so the revenue growth from past 4 years, it was nearly in the range of 14 to 12% if we exclude the 2020. So I have also assumed in the normal case कि 11% से grow करेगा 2024 में, क्योंकि ऐसा कुछ ड्रास्टिक रेवेन्यू इंक्रीज नहीं होने वाला है. जो भी होगा नियरली वो 2025 में ही होगा मेजरली. So that's why I have taken 11% in 2024 while 13% in 2025. In case of bull segment, in case of bull scenario, नहीं, हम लोग सिर्फ बेस देखेंगे आज तक. डोंट गेट गो हियर एंड देयर. लेट्स जस्ट फोकस ऑन वन सिनेरियो एंड सी द एंटायर पीएनएल. Okay, sir. So I have taken the volume growth of wheels as well, just to calculate the how much volume it will increase in 2024 and 2025. And the current capacity, currently they are having the volume of 1.76 cr, and in normal case I have taken it will increase by 12% just to calculate the EBITDA per wheel. Okay, so EBITDA per wheel I have, and 1 minute. So total volume will increase by 1.9 cr, and in next year it will be 22.21 cr. And the other income I have taken, other income, employee benefit expense and other expense I have taken because I have just taken the average of last 3 years, क्योंकि पिछले 3 सालों में 4 सालों में इनका consistent ही था. तो EBITDA per wheel, as they have mentioned कि this year they have their EBITDA per wheel was nearly 250, and 2024 में भी they have said कि 250 होने वाला है. But what I think कि it must be at least 260, and in next year it would increase to 265 rupees. और tax rate 28% assume किया है, क्योंकि इनका tax मतलब 25% के रेंज में नहीं था, थोड़ा ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आ रहा था, तो फिर उन्होंने ही गाइड किया था कि 27%, 27.5 एन ऑन एन एवरेज आप अज्यूम कर सकते हो. बट नेक्स्ट ईयर से फिर इट विल reduce to 25% only. So I have taken this for the calculation of depreciation. तो sales as मैंने assume किया था कि 11% से grow करेगा, तो फिर यही 4485 आया. और फिर net assets मैंने कैलकुलेट किया 300 CR मैंने एज ए कैपेक्स माना है, क्योंकि 140 CR तो इन्होंने पूरा एल्यूमिनियम कास्टिंग वगैरह से रिलेटेड बताया था, और 150 CR इन्होंने बताया था कि अगर उनका जो AMW जो उन्होंने कंपनी एक्वायर की, अगर इस साल तक आ जाती है तो वो 150 CR उसमें एक्स्ट्रा डालेंगे. तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो इस साल के एंड तक आ ही जाएगा, क्योंकि इन्होंने FY23 में जो फाइनेंशियल रिजल्ट दिए हैं उसमें उन्होंने कंसोलिडेटेड डेटा भी दिया है बिसाइड स्टैंड अलोन. तो 300 CR का कैपेक्स अगर इस साल करते हैं तो इनका बाय द एंड टोटल नेट एसेट हमारा 1800 CR हो जाएगा. तो हमारा एसेट टर्नओवर 2.48 के करीब आएगा. और डेप्रिसिएशन आई हैव कैलकुलेटेड ऑन 5%, क्योंकि ये काफी कंसिस्टेंट था पिछले 4-5 सालों से. और इस साल का मैंने नेट फिक्स मतलब 2025 का नेट एसेट मैंने टर्नओवर के बेसिस पे निकाला है, और ये 97.5 पे 5% कर दिया नेट एसेट का. तो फिर अगले 2 सालों को 2024 और 2025 का डेप्रिसिएशन आई हैव फाउंड इन दिस वे. आफ्टर दैट लॉन्ग टर्म बोरोइंग की अगर बात करें तो जितना भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग था 2023 में, और इंटरेस्ट था वो कैलकुलेट किया तो 18% आ रहा था. तो 18% था, तो मैंने अगले साल भी 18% ही अज्यूम किया, और उन्होंने बताया था कि वो 60 CR का रीपेमेंट करेंगे. तो आई हैव जस्ट reduced 60 CR from the
417, तो 75 सीआर के अराउंड, नहीं जितना भी आया उसका मैंने 18% कर दिया। एक मिनट, And what happened to the long term borrowing? वो गायब हो गया 161 के बाद। एक मिनट सर, हाँ ये भी ऐड करना था। हाँ तो इसमें फिर 104 क्यों आ रहा है? ये आप दोबारा चेक करो आज तक, ठीक है। ये आपने शॉर्ट टर्म बोरोइंग को बढ़ाया क्यों है 477 टू 578? सर मैंने टोटल बोरोइंग लिया है, ये शॉर्ट टर्म अच्छा, बोरोइंग। ओके, दैट इज टोटल बोरोइंग, ओके। या यस सर, तो इसके अकॉर्डिंग 104 सीआर आना चाहिए। सर आई विल लुक इनटू दिस। हाँ, ये चेक करो। और ये 18% फिगर करेक्ट है क्या? जो 2023 का फिगर है, मुझे तो 13% दिख रहा है। मतलब तुमने ये परसेंटेज एवरेज बोरोइंग्स का लिया है 2022 और 2023, या सिर्फ उसी ईयर का लिया है? सर मैंने ये सिर्फ शॉर्ट टर्म बोरोइंग का लिया, हाँ, मतलब ये ये भी। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों किया है तुमने ऐसा। इसमें तो ये इंटरेस्ट यू हैव टू रीवर्क, इट्स द यस कैलकुलेशंस आर रॉन्ग। ऐसा। ठीक है, ओके। लेट्स सी द पीएनएल वंस एक बार। हाँ, हाँ तो सो एबिटा मैंने वही एबिटा पर व्हील से निकाला था कि एबिटा पर व्हील मैंने 260 एज्यूम किया और 1.9 समथिंग सीआर 97 सीआर व्हील्स था, तो मैंने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद मैंने डाउन टू टॉप बॉटम अप, मतलब हाँ डाउन टू टॉप अप्रोच किया है। मतलब पहले एबिटा निकाला, उसके बाद फिर सब कुछ मतलब कंसिस्टेंट ही था, तो फिर सबको ऐड ऑन करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। ठीक है। ये अदर इनकम अचानक 1% कैसे हो गया? सर अदर इनकम, सर अदर इनकम ये रहा, एक मिनट। 1%, 1% आई डोंट नो, एन एवरेज यार, लिया। ये सर मत देना यार अपने मॉडलिंग शीट में कभी कि आई डोंट नो। ऑल द नंबर्स दैट आर देयर यू शुड नो। यू कैन से दैट आई विल चेक एंड गेट बैक, बट आई यस डोंट नो नॉट एन एक्सेप्टेबल आंसर। आशुतोष ने भी उस दिन वही आंसर दिया था, विच अपसेट मी। ठीक है, आई डोंट नो कांट बी द आंसर। तुमने अगर मॉडलिंग किया है तो हो सकता है तुम श्योर नहीं हो, तो यू गेट बैक ऑन इट। आई डोंट रिमेम्बर, मतलब क्यों लिया। आई ठीक है, विल। वो चेक करो। इंटरेस्ट नेक्स्ट इंटरेस्ट टाइम चेक से करो। हाँ करो नेक्स्ट please। टाइम से जस्ट यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देना ना कभी भी, हाँ जब ओके जो भी सर। असम्पशन ले रहे हो। हम्म। क्योंकि अदर इनकम आस्था तुमने खुद ही ने देखा ना कि अदर इनकम आ कहाँ से रहा है, वो उनके बैंक हम्म, बैलेंस और वहीं से आ रहा है। तो तुमने वैसे ही करके मॉडल किया होगा। तो वो मॉडल कैसे किया है, वो मतलब एक जगह एजम्पशन सारे एक जगह रखना कि ये बेसिस है अदर इनकम मॉडल करने का। ठीक है, डीएनए ठीक था, फाइनेंस कॉस्ट यू हैव टू रीमॉडल। यस तो सर। करके टैक्स रेट तुमने 28% लिया हुआ। 27.5। ओके, ओके। सो योर ईपीएस इज 17। ठीक है, व्हाट अबाउट वैल्यूएशन? सर आई हैव एज्यूम 12.5 एज अ पी, क्योंकि लास्ट 5 इयर्स का इनका नियरली 12.8 था, और शायद लास्ट 3 इयर्स का, नहीं नहीं उल्टा बोल रही हूँ, 12 लास्ट 5 इयर्स का इट वाज नियरली 15, और लास्ट 3 इयर्स का इट वाज नियरली 12.8 समथिंग लाइक दैट। तो फिर मैंने ये अज्यूम किया है कि लास्ट 3 ईयर के थोड़ा उस पे बेसिस पे चलना चाहिए, क्योंकि लास्ट 3 इयर्स में ही इनका अलॉय व्हील्स में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ओके, अच्छा एक बात बताओ, आरओसीई में तुमने क्या दिखाया था कि FY21 तक एक पर्टिकुलर आरओसीई था, उसके बाद 22 और 23 में आरओसीई बिकेम 20% प्लस, राइट? ठीक सर। तो 20% प्लस आरओसीई बिजनेस के हिसाब से 12.5 पी तुम्हारे एक्सपीरियंस में इज इट लो, इज इट हाई?
Sir, मतलब कोई व्यू नहीं है तो तुम बोल सकते हो कोई व्यू नहीं है इस पे। like sir, लास्ट 3 सालों में उनका ROE ROC like 2022 से, हाँ हाँ, तो उसके हिसाब से पी जो है वो is 12.5 a low P for that a business which generates 20% ROC, या it is fair P or it is okay, सर मतलब अब आई थिंक it थोड़ा is सा low, right? हाँ, मुझे भी यही लगता है कि it is low. It should at least be between 15 to 20 in my opinion. But maybe market doesn't trust कि ये numbers, ये ROC numbers sustain करेंगे, ठीक है? तो ऐसे cases में generally investors can make a lot of money where they have a different perception from market because they've studied it more, they've met management, or they understand why the company's ROCs have improved, right? In this case, maybe ROCs have improved because alloy wheels have changed the game. तो वो आंसर अगर हमें मिल जाए कि ROCs, if they are going to remain 20% plus, then this company will get re-rated. It will not trade at 12x price to earnings. It will go up to 20x over time, right? अभी तो ये 15x पे ट्रेड कर रहा है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, but it can also go up to 20x, right? So that is basically the question that we need to answer, Asta, from a valuation perspective, कि ये 20% अब stable हो गया कि नहीं? Has this now become a 20% ROCE company? If it has, then market will re-rate it 100%. Maybe एक और साल लगेगा, ठीक है? यस सर। ये या डायरेक्टर लोग सब सेल क्यों कर रहा है इसमें? 16 जून से 17 जून तक काफी सारे सेलिंग हुआ है। यार ओवरऑल प्रमोटर स्टेक तो कुछ गिरा नहीं है गौरव 3 साल में। नहीं, ट्रेंड लाइन में देखो, जस्ट ये वो लास्ट छोटा 2 दिन मोटा सेल होगा यार, तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो ना, प्रमोटर से मतलब प्रमोटर स्टेक तो पूरा 62.85 था इन जून 2020, अभी 62.68 है। हम्म। तो बिग पिक्चर देखोगे तो प्रमोटर स्टेक तो डाइल्यूट नहीं हुआ। इनफैक्ट एफआईआई होल्डिंग बहुत बढ़ गया है। बढ़ गया है। सुमिटोमो मेटल इंडस्ट्रीज बोल के जापान से किसी ने 5% स्टेक उठाया है Q3 में। This seems like a strategic investment, Gaurav. Sumitomo Metal also sounds like a company which is in this zone. तो इसके बारे में आस्था, if you can read up कि Sumitomo, तुम जस्ट गूगल करोगे Sumitomo Metal स्टील स्ट्रिप आया तो तुम्हें कुछ न्यूज़ मिल जाएगा कि कौन है Sumitomo, क्यों स्टेक लिया है। ओके सर। तो थोड़ा चेक करो उसको। ओके। Okay, cool. Oh, I think actually Sumitomo had an old stake, Gaurav. They just got classified from public हाँ, to FII. They had the same stake. They have the same stake for 3 years. They were earlier in public. Now they got classified as FII. right. Right. और ये इनका प्रमोटर कौन है? आस्था, यू डिडंट कवर दैट। कौन है इनका प्रमोटर? ये इज नीरज दिस? सर। अच्छा, इट्स द गर्ग फैमिली हु बेसिकली रन द कंपनी। यस सर। ओके। एंड इनका कोई मतलब ही इज द वन मैन शो इन द कंपनी, या बेटा बेटा कोई है या भाई कोई है जिनके साथ चला रहे? नहीं, लाइक इनके पापा थे तो अच्छा, वो पापा का नाम मुझे याद नहीं है, तो नो वरीज। ये है, बट लेकिन ये भी 55 इयर्स के हैं आई थिंक। अच्छा, ओके ओके। और इनके बच्चे हैं क्या बिजनेस में? सर ये चेक कर लो एक बार, ठीक है? मैं ओके। ये कैप्चर करता हूँ अपने पॉइंट्स में भी। ठीक है यार, ग्रेट प्रेजेंटेशन आस्था, एंजॉयड इट। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी फॉर मी। ओनली थिंग दैट one question, if it is answered, we can take a position कि 20% ROCE, is it the new normal for this company? If it is the new normal, it will get re-rated. ओके सर। Yeah. Hmm. Okay. Thank you so much. So you need to rework the model for those 3-4 points and send the Yes. updated model. Okay, okay. Can I stop share my screen?